क्या हाल चाल मित्रों, आ गए आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर चीज़ को पढ़ने से पहले उसका पहले मतलब जान लेना चाहिए। तो क्या नाम जो लिखा है मैंने वो लिखा था प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हमारे देश के वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बाकी और चीज़ें पढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या, हमारे प्रेसिडेंट हमारे पूरे स्टेट के हेड है। स्टेट मतलब स्टेट, यहाँ पर कुछ एक स्टेट, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा गया है किस चीज़ के लिए करा, हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। तो इंडिया का जो हेड है, इंडिया के जो हेड हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और जो डिफेंस, जितनी भी हमारी डिफेंस एजेंसियाँ हैं, जितनी भी डिफेंसिव एजेंसी हैं, उन सबके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। यानी कि जो जो भी उन्हें आदेश जाते हैं उनके पास, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट की तरफ से जाते हैं। ठीक है, वो सुप्रीम कमांडर हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पर। अब हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और अगला पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं उन सब के जो सुप्रीम कमांडर हैं, यानी कि उनके पास जितने भी आदेश जाते हैं सबके सब कौन भेजते हैं, हमारे प्रेसिडेंट भेजते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या है इनके बारे में, हम बुक से थोड़ी रीडिंग करते हैं। तो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया, ये मैंने बता दिया। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसकी सलाह से काम करते हैं, वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह से काम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से काम करते हैं, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसकी सलाह से काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ही और शी परफॉर्म हिज functions on advice of prime minister and council of ministers। ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया हमारा इसके अंदर। और इनकी सलाह से सारा काम होता है, इनकी मदद से सारा काम होता है, प्रेसिडेंट जो करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। The Constitution provides that there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his or her functions। तो ये जो हमारा इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की मदद करेंगे, प्रेसिडेंट को जो सलाह देंगे, तो वो होंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इनकी मदद करेंगे इनका काम करने में। ठीक है, हम जो चीज़ आगे पढ़ते हैं वो है कि क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ उसके पास होनी चाहिए कि ताकि वो एक प्रेसिडेंट बनने के लायक हो हमारे देश के। तो पहली चीज़ जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारतीय नागरिक वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन सारी। तो यहाँ क्वालिफिकेशन लिखते हैं हम सारी। ठीक है, यह है सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है जी, एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया। और हमारे पास दूसरी आती है वो है कि 35 ईयर्स तक कम से कम इनकी एज होनी चाहिए। तो ठीक है, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। या अगर हम उसे लोकसभा का मेंबर बनाना चाह रहे हैं ना, तो उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक लोकसभा के मेंबर के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब जो मैं एक वो बताऊंगा आपको क्वालिफिकेशन, वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सरकार से किसी भी तरह के प्रॉफिट में ना हो। तो ये चीज़ इसके अंदर देखी जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, ही और शी शुड नॉट हैव एनी प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट।
ये चीज़ हो गई हमारी। अब इसके बाद जो हम चीज़ देखते हैं तो वो क्या है कि कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, अब जो इनका जो इलेक्शन होता है हमारे प्रेसिडेंट का, वो कैसे होता है। अब इसके इसके अंदर हम वो चीज़ थोड़ी सी पढ़ लेंगे कैसे कैसे होता है वो, ठीक है। हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे होते हैं जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के, यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। तो जितने भी दोनों के अंदर हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे जिनका चुनाव हुआ होगा, उन्हीं को इसके अंदर हम इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हम उन्हें रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जितने भी, हाँ मेंबर्स तो हैं दोनों हाउसेस के, लेकिन वो मेंबर्स कैसे हैं, वो होने चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए वो बस। अगर वो नॉमिनेटेड होंगे ना तो फिर वो यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हम उन्हें नहीं रख सकते। जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं किसी के थ्रू चुने हुए होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता, वो बस डायरेक्टली ऐसे रख दिए जाते हैं उनके पद पे, तो वो नहीं होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए जिनका चुनाव हुआ वो वोटिंग के थ्रू, ठीक है। वो वोटिंग चाहे कैसी भी हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई हमारी। फिर अगली जो चीज़ आती है वो है हमारी जितने भी विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसे हम विधानसभा भी कहते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो सब इसमें आएंगे, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो हमारी दिल्ली है उसके भी आएंगे इसमें, और एक यूनियन टेरिटरी हमारी पुडुचेरी, ठीक है। ये होता हमारा पूरा इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन नहीं आएंगे, ये एक यहाँ पे मैं नोट डाल देता हूँ। तो नोट क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies are not in electoral college। तो ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर नहीं होंगे, जो राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हमारे विधानसभा के दोनों के, अगर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो नहीं होंगे इसके अंदर, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ। और लोकसभा के अंदर तो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते ही नहीं, उसमें तो खाली इलेक्टेड मेंबर्स ही होता है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ ऑफ ऑफिस के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि अपना कार्यकाल शुरू करने से पहले प्रेसिडेंट एक शपथ लेते हैं देश की सेवा करने के लिए, और उस शपथ को वो किसके सामने लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं, ठीक है। तो किसके सामने ले जाते हैं, बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जो हमारे जज होते हैं उनके सामने इन्हें शपथ लेनी पड़ती है। और अगर अगर ये एब्सेंट है, तो यहाँ मैं नोट डाल देता हूँ एक, अगर एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे मान लो CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होता है। तो एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एब्सेंट हैं तो फिर किसके सामने लेंगे शपथ, फिर लेंगे सीनियर मोस्ट जज होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर लेंगे यहाँ पर हम बिफोर सीनियर मोस्ट जज
ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक चीज़ ये होगी इसके अंदर। अब क्या होता है इसके अंदर कि इसके अंदर किस चीज़ की शपथ ली जाती है कि वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो है ख्याल रखेंगे, उसके जितने भी लॉज हैं, उसके जितने भी कानून हैं, उन सब चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अंदर एक चीज़ होती है कि अपने अपने आप को देश की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे पूरी तरीके से। तो ये चीज़ इसके अंदर, इनके ओथ के अंदर होती है। फिर अब हम पढ़ेंगे इनकी टर्म के बारे में। टर्म इनके कितने दिन की होती है? टर्म इनकी होती है 5 साल की। 5 साल तक के लिए राष्ट्रपति बनते हैं हमारे। एक बार अगर चुनाव होगा तो 5 साल के लिए वो राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो टर्म में इनके लिख देता हूँ एक बार 5 ईयर्स। फाइव ईयर्स की इनकी टर्म होती है। ठीक है, अब 5 ईयर्स की इनकी हमने टर्म पढ़ ली। और अगर इन्हें, अगर अपनी जो प्रेसिडेंट जो हैं, या अगर इन्हें अपने जो प्रेसिडेंट का होता है उन्हें छोड़ना है, तो वो किसे रेजिग्नेशन लेटर देंगे? वो देंगे रेजिग्नेशन लेटर अपना वाइस प्रेसिडेंट को। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हें ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। अब इनकी वैकेशन ऑफ ऑफिस कब होती है, यानी कि इनकी सीट जो है वो खाली कब हो जाती है प्रेसिडेंट की? तो वो तब होगी जब भी रेजिग्नेशन दे देंगे, तो तब होगी। फिर उसके बाद अगर इनका इम्पीचमेंट हो जाता है, यानी कि अगर इन्हें रिमूव कर दिया जाता है इनके पद से, तो फिर ये तब इनका इम्पीचमेंट होने के बाद इनकी सीट खाली हो जाएगी। तो इम्पीचमेंट इनका कैसे होगा? इम्पीचमेंट का बहुत लंबा प्रोसेस होता है इनका, और बहुत ही हार्ड प्रोसेस। इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल, किसी को रिमूव करना उसके पद पे से। तो फिर अब यहाँ पे क्या होगा? When a president is to be impeached for violation of the constitution, either house of parliament can level the charge। अब अगर प्रेसिडेंट ने हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम का उल्लंघन कर दिया, हमारे संविधान के नियम का उल्लंघन करा, तो उसके ऊपर चार्ज कौन लेगा? फिर इन्हें हटाने का तो वो लेगी हमारा कोई सा भी हाउस हो सकता है, वो लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा हो सकती है, पार्लियामेंट का। तो कोई भी ऐसे इसके ऊपर ले सकता है चार्ज। उसका चार्ज किसके ऊपर, किसके पास होगा? चार्ज होगा ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये चीज़ हमने इम्पीचमेंट के अंदर इनके पढ़ ली बस। और इसके अंदर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसी जो पढ़ाने लायक है, तो बस प्रेसिडेंट के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर प्रेसिडेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। फिर इनके बाद हम इन दोनों की जितनी भी पावर्स हैं उन सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक था ये हो गया ख़त्म। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो अगर आपने पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, जितने भी जो हमारा पिछला वाला चैप्टर था, जितने भी उसके लेक्चर थे, वो सारे आप जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, एंड में डाल दूंगा इसके आउटरो के अंदर। और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लेक्चर के साथ।